नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फाइनल से टॉपिक लिया है दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। आइए देखते हैं। फ्रांस के सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है क्योंकि दुर्खिम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1858 सन में पूर्वी फ्रांस के लॉरेन प्रांत में स्थित एपिनॉल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पारिवारिक व शैक्षणिक जीवन के बाद इन्होंने अनेक सिद्धांत समाजशास्त्र में प्रतिपादित किए। उनमें से आत्महत्या का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका विवरण निम्न है। दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित पुस्तक ले सुसाइड द सुसाइड सन 1897 में प्रकाशित हुई जिसमें आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में उल्लेख है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम आत्महत्या के अर्थ को समझाया गया है। सामान्य रूप में यह समझा जाता है कि व्यक्ति के स्वयं के प्रयत्नों द्वारा घटित मृत्यु ही आत्महत्या है, लेकिन दुर्खिम इस सामान्य अर्थ को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हम आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए घटित हुई हो। लेकिन ऐसा कहने में हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्महत्या करने के पश्चात आत्महत्या करने वाले के उद्देश्य के विषय में जानकारी किस प्रकार प्राप्त की जाए। इन्हीं तथ्यों को अंतर्गत रखकर दुर्खिम ने आत्महत्या को समाजशास्त्रीय प्रारूप में इस प्रकार परिभाषित किया है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति के किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इस परिणाम अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करेगा। अतः उपर्युक्त उल्लेखित पुस्तक में दुर्खिम ने बहुत से आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि आत्महत्या किसी व्यक्तिगत कारण का परिणाम नहीं होती, अपितु यह एक सामाजिक तथ्य है जो कि सामाजिक क्रियाओं का परिणाम है। अतः आप यहाँ आत्महत्या के अर्थ से भली भांति परिचित हो गए होंगे। आत्महत्या के कारक आप उपर्युक्त लेखन सामग्री पढ़कर परिचित हो गए होंगे कि दुर्खिम आत्महत्या को एक वैयक्तिक घटना नहीं बल्कि सामाजिक घटना मानते हैं। आइए हम इस पर विवेचना करते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि आत्महत्या की घटना पागलपन तथा एकोन्माद से घनिष्ठता संबंधित है। कुछ विद्वान आत्महत्या के संबंध में प्रजाति और वंशानुक्रमण को प्रमुख मानते हैं। उसी प्रकार कुछ भौगोलिकवादियों का मत है कि आत्महत्याएं भौगोलिक परिस्थितियों जैसे तापमान, मौसम व जलवायु आदि से प्रभावित होती हैं, जबकि कुछ विद्वान निर्धनता, निराशा व मद्यपान आदि के आधार पर आत्महत्या जैसी घटना की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्खिम इन सभी विद्वानों के विचारों से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि आत्महत्या की सामान्य वस्तुनिष्ठ व्याख्या इन आधारों पर संभव नहीं है क्योंकि ये आधार वैयक्तिक है। आत्महत्या की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए इसकी व्याख्या समाज संदर्भ में होनी चाहिए।
वास्तविकता तो यह है कि आत्महत्या का संबंध कुछ विशेष सामाजिक दशाओं एवं उनसे किए गए वैयक्तिक अनुकूलन की मात्रा से होता है। स्वयं दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का सामाजिक पर्यावरण की विभिन्न दशाओं के बीच का संबंध उतना ही प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है जितना कि जैविकी और भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ एक अनिश्चित और अस्पष्ट संबंध को स्पष्ट करती हैं। अतः इस कथन के आधार पर स्पष्ट है कि एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक होता है कि सामाजिक दशाओं तथा सामूहिक चेतना का व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव स्वस्थ हो, लेकिन जब इसके सापेक्ष व्यक्ति के जीवन पर समूह के नियंत्रण में आवश्यकता से अधिक वृद्धि या कमी होने लगती है, तब सामाजिक दशाएं व्यक्ति को अस्वस्थ रूप से प्रभावित करना आरंभ कर देती है। यही दशाएं आत्महत्या का कारण बनती हैं। दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक कारणों की सहायता से हमें भौतिक कारणों का प्रभाव बताया जाता था। यदि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्याएं करती हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि वे पुरुषों की अपेक्षा सामूहिक जीवन में बहुत कम भाग लेती हैं और वे इसके सामूहिक जीवन के अच्छे या बुरे प्रभाव को जीवन में इनके सापेक्ष कम अनुभव करती हैं। यही प्रभाव दुर्खिम ने अपने अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर अधिक आयु के व्यक्तियों तथा बच्चों के संबंध आदि में लागू किया। दुर्खिम अपने अध्ययन में स्पष्ट करते हैं कि समाज में घटित होने वाली आत्महत्या की दर व्याख्या केवल समाजशास्त्रीय आधारों पर ही की जा सकती है। एक निश्चित समय पर समाज का नैतिक संगठन ऐच्छिक मृत्युओं के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर विशेष शक्ति की मात्रा लिए हुए एक सामूहिक व सामाजिक शक्ति का दबाव अनुभव करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या की बोध और बाध्य हो जाता है। आत्महत्या करने वाले के कार्य, जो कि पूर्व में केवल उसके व्यक्तित्व स्वभाव को व्यक्त करते प्रतीत होते हैं, वास्तविक रूप में एक सामाजिक अवस्था के पूरक और विस्तार होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति आत्महत्या के परिणाम में परिणित होती हैं। इसलिए वास्तविक तथ्यों के अनुसार प्रत्येक मानव समाज में कम या अधिक रूप में आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रत्येक सामाजिक समूह में आत्महत्या के लिए अपने अनुसार एक सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि वैयक्तिक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती है, न कि वैयक्तिक प्रवृत्तियों की परिणाम होती है। संपूर्ण सामाजिक समूह की ये प्रवृत्तियां व्यक्तियों को प्रभावित करके आत्महत्या का प्रमुख कारण बनती है। वे तो केवल ऐसे प्रभाव मात्र हैं जिनको आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्ति से लिया गया है, जो कि समाज की नैतिक स्थिति एक प्रतिध्वनि है। व्यक्ति जीवन में अपनी उदासीनता को समझाने के लिए अपने चारों ओर की तत्कालिक परिस्थितियों को दोषी ठहराता है कि उसका जीवन दुखी है क्योंकि वह दुखी है, लेकिन वास्तविकता में वह बाहरी परिस्थितियों के कारण दुखी है, अपितु ये सभी बाहरी परिस्थितियां उसके जीवन की इधर उधर की घटना नहीं, बल्कि वही समूह की है जिसका कि वह सदस्य है। यही कारण है कि ऐसी कोई सामाजिक परिस्थिति नहीं होती जो कि आत्महत्या के लिए अवसर का काम न कर सके। यह सब तो इस बात पर निर्भर करता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाले कारण कितनी तीव्रता से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। अतः उपर्युक्त विवरण से आप जान गए होंगे कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना तथ्य है, जिसको सामाजिक कारक के संदर्भ में ही स्पष्टता से समझा जा सकता है। उपर्युक्त संबंध में एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि यदि सामाजिक दशाएं ही आत्महत्या का कारण है, तो समान सामाजिक दशाएं होने पर उसमें रहने वाले व्यक्तियों में आत्महत्या की घटनाएं एक दूसरे से भिन्न क्यों होती हैं?
इस संदर्भ में दुर्खिम अपने अध्ययन में स्पष्ट करते हैं कि आत्महत्या को प्रेरणा देने वाली दशाएं प्रत्येक समाज में क्रियाशील रहती हैं, लेकिन विभिन्न व्यक्तियों पर इनका प्रभाव समान नहीं होता है, क्योंकि इनका प्रभाव किसी व्यक्ति पर तब पड़ता है जब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे अपना न ले। यही कारण है कि निर्धनता या असुखी वैवाहिक जीवन की यातना को कुछ लोग सह लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस यातना को सह नहीं पाते हैं और उसके साथ अनुकूलन करने में अपने को असमर्थ पाकर आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। अर्थात एक विशेष दशा को कुछ लोग बहुत सामान्य समझकर उसे यूं ही छोड़ देते हैं अथवा उसके प्रति उदासीन बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि उसकी दशा के उत्पन्न होने या तो पूरी तरह से टूट जाते हैं और उन्हें अपने जीवन की भी चिंता नहीं रहती तथा परिणाम आत्महत्या होती है। अर्थात स्पष्ट है कि आत्महत्या को प्रेरणा देने वाली विभिन्न सामाजिक दशाओं के प्रति जो व्यक्ति जितना अधिक लगाव महसूस करते हैं, उनमें आत्महत्या की ओर बढ़ जाने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है। इसी संदर्भ में दुर्खिम अपने अध्ययन में लिखते हैं कि यह निश्चित प्रतीत होता है कि तब तक वे उसके प्रति उदासीन बने रहें। अतः यहाँ पर दुर्खिम के इस कथन से आप जान गए होंगे कि दुर्खिम का आत्महत्या के प्रति स्वरूप क्या है। आइए अब हम यहाँ दुर्खिम के द्वारा अध्ययन को प्रतिपादित आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण पर कुछ परिणामों पर नज़र डालते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।